जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू स्टडी स्फीयर। हम लोग गुप्त काल तक पूरा क्वेश्चन डिस्कशन कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा गुप्त उत्तर काल। गुप्त काल के बाद के काल और वर्धन वंश दोनों को हम देखेंगे। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति वर्धन। पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना किया था और राजधानी बनाया कर्नाटक में थानेश्वर को। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया था? पुष्यभूति वर्धन ने, और राजधानी बनाया था कहाँ? थानेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करने के लिए उसमें है क्या? तो सूची 1 में राज्य दिया हुआ है और सूची 2 में राजधानी। और यही सेम क्वेश्चन नंबर 3 में राजवंश और संस्थापक कौन है, और इसमें राज्य और राजधानी। जैसे वर्धन वंश, तो वर्धन वंश की स्थापना कौन किया था? वर्धन वंश की स्थापना किया था पुष्यभूति वर्धन ने। पुष्यभूति वर्धन ने वर्धन वंश की स्थापना किया और राजधानी बनाया हरियाणा के थानेश्वर में। वर्धन वंश के स्थापना किया पुष्यभूति वर्धन ने, राजधानी बनाया हरियाणा के थानेश्वर। अगला है मौखरी। मौखरी वंश के संस्थापक थे ईशान वर्मा। मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? ईशान वर्मा। और मौखरी वंश का राजधानी कन्नौज। मौखरी वंश के संस्थापक कौन था? ईशान वर्मा। और राजधानी पूछेगा कन्नौज। मौखरी वंश के संस्थापक ईशान वर्मा थे और ईशान वर्मा ने मौखरी वंश की राजधानी कन्नौज को बनाया। अगला वाकाटक वंश। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ने राजधानी बनाया पुरीका को। पुरीका। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ने राजधानी बनाया पुरीका। विंध्य शक्ति ने राजधानी बनाया पुरीका को। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक। भट्टारक मैत्रक वंश के संस्थापक थे और मैत्रक वंश की राजधानी गुजरात का वल्लभी। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक थे और राजधानी बनाया वल्लभी गुजरात के। मैत्रक वंश के संस्थापक भट्टारक, राजधानी वल्लभी को। तो एक बार फिर देखते हैं वर्धन वंश के। तो वर्धन वंश के संस्थापक हो गया कौन? पुष्यभूति वर्धन, राजधानी बनाया हरियाणा के थानेश्वर। मौखरी वंश का राजधानी कहाँ था? कन्नौज में। और मौखरी वंश के संस्थापक कौन थे? ईशान वर्मा। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति। विंध्य शक्ति ने वाकाटक की राजधानी बनाया पुरीका को। और मैत्रक वंश के संस्थापक थे भट्टारक। भट्टारक ने मैत्रक का राजधानी बनाया था वो गुजरात का वल्लभी में। अगला क्वेश्चन है कदम्ब। कदम्ब राज की स्थापना किसने किया है? तो कदम्ब राज की स्थापना किया है कौन? मयूर शर्मन। मयूर शर्मन ने कदम्ब राज की स्थापना किया और कदम्ब वंश का राजधानी बनाया बैजंती को। मयूर शर्मन ने कदम्ब राज की स्थापना किया और राजधानी बनाया बैजंती या वनवासी को। कदम्ब राज के संस्थापक मयूर शर्मन और राजधानी हो जाएगा बैजंती। अंतिम बौद्ध शासक कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो अंतिम बौद्ध शासक था कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अंतिम बौद्ध शासक था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था। अंतिम बौद्ध शासक कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वो हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षचरित की रचना किसने किया है? हर्षचरित की रचना किया कौन? बाणभट्ट। हर्षचरित की रचना किया कौन? बाणभट्ट। और बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। हर्षचरित की रचना किया है बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके दरबार में थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हर्षचरित की रचना कौन किया है? बाणभट्ट। बाणभट्ट थे किसके दरबार में? हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन के समय में एक चीनी तीर्थयात्री आया था, उसका नाम है क्या? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग चीनी तीर्थयात्री है जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। ह्वेनसांग कहाँ का है? चीन का है। ह्वेनसांग कहाँ का है? चीन का। जो किसके समय में आया है? भारत। पूछता फाहियान। फाहियान किसके समय? तो फाहियान आया है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। और मेगास्थनीज के बारे में बताए हैं कि मेगास्थनीज किसके दरबार में है? तो मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला है चालुक्य शासक कौन? पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय, उसको पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया था। चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया।
चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पराजित किया। किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? द्वितीय अशोक कहा जाता है किसे? हर्षवर्धन को। द्वितीय अशोक कहा जाता है किसे? हर्षवर्धन को। और हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि कौन थे? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के क्वेश्चन है बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी थे? तो बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में। अगला, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष हुआ है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच संघर्ष हुआ है, इसका जानकारी ऐहोल अभिलेख में है। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए संघर्ष का बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? ऐहोल अभिलेख में। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ मिलता है? ऐहोल अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है प्रतापशील, हून, हरिन केसरी और महाराजधिराज। प्रतापशील, हून, हरिन केसरी और महाराजधिराज नामक उपाधि किसका है? ये उपाधि है किसका? प्रभाकर वर्धन का। प्रतापशील, हून, हरिन केसरी और महाराजधिराज नामक उपाधि किसका है? हो जाएगा प्रभाकर वर्धन का। क्या क्वेश्चन है? प्रतापशील, हून, हरिन केसरी और महाराजधिराज नामक उपाधि किसका है? हो जाएगा किसका? प्रभाकर वर्धन का। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? हर्षवर्धन जो थे अपना राजधानी कहाँ? थानेश्वर से स्थानांतरित किया था? कन्नौज में। हर्षवर्धन अपनी राजधानी को पहले कहाँ? तो वर्धन वंश की राजधानी था थानेश्वर, तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर को, वर्धन वंश के राजधानी थानेश्वर को कन्नौज ले गया था कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपना राजधानी थानेश्वर से स्थानांतरित किया था कहाँ? कन्नौज में। हर्षवर्धन अपना राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया? कन्नौज में। अगला है सकलोत्तरापथनाथ। सकलोत्तरापथनाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को सकलोत्तरापथनाथ कहा जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। और ह्वेनसांग जो थे, ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया है। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया है। तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ह्वेनसांग ने हर्षवर्धन को शिलादित्य की उपाधि दिया है। हर्षवर्धन को सकलोत्तर पथनाथ कहा जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ? थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात, मतलब गुप्त वंश का जब पतन होने लगा उसके बाद उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? जब गुप्त वंश का समाप्ति होने लगा तो उत्तर भारत में एक बड़े भाग का पुनर्गठन हुआ। पुनर्गठन किसने किया है? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भाग में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया है? हर्षवर्धन ने। गुप्त वंश के पतन के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किया था और एक पुनर्गठन बढ़िया राज्य बनाया था हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्षवर्धन के समकालीन था? तो बंगाल का शासक था कौन? शशांक। बंगाल का गौड़ वंश का शासक है कौन? शशांक, जो हर्षवर्धन के समकालीन है। बंगाल में गौड़ वंश के शासक कौन? शशांक, जो हर्षवर्धन के समकालीन है। अगला क्वेश्चन है चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो चालुक्य शासक पुलकेशिन और हर्षवर्धन के बीच जो युद्ध हुआ है उसका जानकारी किस में है? तो उसका जानकारी है ऐहोल अभिलेख में। ऐहोल अभिलेख में बताया गया है कि चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया। किस नदी के तट पे? नर्मदा नदी के तट पे। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को परास्त किया, इसका जानकारी ऐहोल अभिलेख में है। और हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था? हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था कन्नौज। कन्नौज हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था। हर्षवर्धन ने राजधानी को थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित किया था? कन्नौज में। हर्षवर्धन ने राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज में स्थानांतरित किया। हर्ष की जीवनी किसने लिखा है? हर्षवर्धन का दरबारी कवि थे कौन? बाणभट्ट। हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने ही
हर्षवर्धन का जीवनी लिखा है। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट ने हर्षवर्धन का दरबारी कवि लिखा। और हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा करता था प्रयाग में। हर्षवर्धन जो थे अपना धार्मिक सभा कहाँ करता था? प्रयाग में। प्रयाग यानी इलाहाबाद, प्रयागराज। हर्षवर्धन अपना धार्मिक सभा का आयोजन करता था प्रयाग में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में है? तो थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर हरियाणा में है। और राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था कौन? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की बहन का नाम क्या है? राजश्री। हर्षवर्धन के बहन का क्या नाम है? तो राजश्री। हर्षवर्धन के बहन राजश्री का विवाह हुआ था मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से। हर्षवर्धन के बहन कौन? तो हर्षवर्धन की बहन का नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह हुआ था मौखरी व नरेश गृहवर्मा से। हर्षवर्धन के बहन राजश्री का विवाह हुआ था मौखरी नरेश गृहवर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज यानी हर्षवर्धन के बड़ा भाई थे कौन? राजवर्धन द्वितीय। हर्षवर्धन के बड़ा भाई राजवर्धन द्वितीय की हत्या किया था गौड़ यानी बंगाल में है गौड़ वंश, बंगाल में गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन के बड़े भाई थे राजवर्धन द्वितीय। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किया था कौन? शशांक ने। शशांक बंगाल के गौड़ वंश का शासक था। शशांक बंगाल के गौड़ वंश का शासक है जो हर्षवर्धन के बड़े भाई किसका? राजवर्धन। हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन द्वितीय की हत्या किया था। अगला क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना किया। हर्ष संवत की स्थापना कब हुआ? 606 ईस्वी में। हर्ष संवत की स्थापना 606 ईस्वी में हर्षवर्धन अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में किया। हर्षवर्धन ने हर्ष संवत की स्थापना किया है 606 ईस्वी में। किस उपलक्ष्य में किया? तो अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। अपने आप जब हर्षवर्धन जब राजा बना उसी उपलक्ष्य में हर्ष संवत की स्थापना किया। कब? 606 ईस्वी में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो वर्धन वंश का राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था कौन? हर्षवर्धन। कन्नौज कहाँ है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। कन्नौज कहाँ है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में है। ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था कौन? मथुरा। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। ह्वेनसांग जब हर्षवर्धन के समय भारत का यात्रा कर रहा था उस समय सूती कपड़ा के उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। ह्वेनसांग जब भारत में यात्रा के लिए आया था उस समय सूती कपड़ा के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा था? मथुरा। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी है? बाणभट्ट कहाँ का निवासी है? थानेश्वर का। बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? थानेश्वर का। और थानेश्वर कहाँ है? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है नागानंद। नागानंद की रचना किसने किया था? नागानंद की रचना किया है कौन? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद की रचना किया है। हर्षवर्धन ने नागानंद की रचना किया है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के 3 पुस्तक है कौन सा? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन के कितना पुस्तक है? 3 है। कौन सा? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों किसका है? हर्षवर्धन का। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। हर्षवर्धन का पुस्तक कौन है? नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका की रचनाकार कौन है? हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था। हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? कन्नौज और प्रयाग में। नागानंद के रचनाकार कौन थे? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका का रचना किया है। हर्षवर्धन धार्मिक सम्मेलन किया था कहाँ? प्रयाग में और कन्नौज में। हर्षवर्धन का धार्मिक सम्मेलन प्रयाग में और कन्नौज में। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? तो गुर्जर को पराजित किया था कौन? हर्षवर्धन ने। गुर्जर को किस शासक ने पराजित किया था? हर्षवर्धन ने।
गुर्जर को किसने पराजित किया है? तो हर्षवर्धन ने। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। ह्वेनसांग की एक पुस्तक है कौन? सी यू की। सी यू की किसकी रचना है? ह्वेनसांग का। सी यू की किसका है? ह्वेनसांग का। और सी यू की पुस्तक के रचनाकार कौन है? ह्वेनसांग। और पूछा जाता है कि सी यू की के रचनाकार कौन हो जाएगा? तो सी यू की का रचनाकार हो जाएगा ह्वेनसांग। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन को किसने हराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने। किस नदी के तट पे हराया था? नर्मदा नदी के तट पे। जानकारी कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से। तो ये जो है पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक है? तो पुलकेशिन द्वितीय है कहाँ का? वातापी का चालुक्य वंश के शासक। पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक है? वातापी के चालुक्य वंश के शासक। तो वातापी के चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पे हराया था। इसका जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलता है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया। वल्लभी नरेश कौन था? वह था ध्रुवसेन द्वितीय। वल्लभी का राजा था ध्रुवसेन द्वितीय। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किया था किससे? तो ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय कहाँ का था? वल्लभी का राजा था। ध्रुवसेन द्वितीय क्या था? कूटनीतिज्ञ था, कूटनीतिज्ञ, बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह किससे किया था? तो वल्लभी के नरेश थे कौन? ध्रुवसेन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइत त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो 641 ईस्वी में। कब? 641 ईस्वी में। कौन? तो हर्षवर्धन। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास दरबार में एक राजदूत भेजा। 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास राजदूत भेजा था। तब 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने चीन के राजा ताइत्सुंग के पास राजदूत भेजा था। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजा। जब हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में चीन के राजा ताइत्सुंग के पास राजदूत भेजा था, तो उसके जवाब में हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताइत्सुंग ने 3 चीनी मिशन भेजा। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। ताइत्सुंग ने 3 मिशन भेजा था किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में, जिसमें एक मिशन क्या हुआ? जब हर्षवर्धन का मृत्यु हो गया उसके बाद पहुंचा था। अंतिम मिशन में शामिल उन चीनी राजदूत का नाम क्या है जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटना घटित हुआ उसका विस्तार वर्णन किया? तो अंतिम राजदूत कौन था? वह था वांग ह्वेन तसे। अंतिम राजदूत कौन था? वांग ह्वेन तसे। याद रखिएगा, 641 ईस्वी में हर्षवर्धन चीन के राजा ताइत्सुंग के दरबार में राजदूत भेजा था। इस राजदूत के जवाब में चीन के राजा ताइत्सुंग ने 3 मिशन भेजा था। किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उसके दरबार में पहुंचा। और उस मिशन में चीनी राजदूत का नाम क्या था? तो वह था वांग ह्वेन तसे। अगला, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? ह्वेनसांग को। यात्रियों का राजकुमार या वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था। ह्वेनसांग का रचना कौन सा है? तो सी यू की। ह्वेनसांग जो भारत में आया वह लगभग कितना? 14 साल तक भारत में रहा। ह्वेनसांग जब भारत आया तो लगभग 14 साल तक किसका रहा? भारत में रहा। ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में करवाया? तो हर्षवर्धन ने किसके? ह्वेनसांग के सम्मान में बौद्ध धर्म के
प्रचार के लिए क्या था, महासभा का आयोजन किया था। कहाँ पे, कन्नौज में 643 ईस्वी में। कुंभ मेला का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है किसको, हर्षवर्धन का। कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है, हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को कुंभ मेला प्रारंभ करने का श्रेय जाता है। अगला है, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था। तो सम्राट हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को कौन रोका, पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय वातापी का चालुक्य शासक है, जो हर्षवर्धन को परास्त किया था नर्मदा नदी के तट पे। निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिया था। यह था कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्राम का 100 ग्राम का आय 100 ग्राम से जितना भी इनकम होता है वह नालंदा विश्वविद्यालय को दान में दे दिया था। कौन, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को दान में 100 ग्राम 100 गो गाँव से जितना इनकम आता था वह दान में दे दिया था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करने के लिए, जैसे हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, तो हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक हो जाएगा बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक तीनों लिखा है भर्तृहरि ने। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक कौन लिखा है, भर्तृहरि ने। सूर्य शतक लिखा है कौन, सूर्य शतक मयूर। सूर्य शतक कौन लिखा, मयूर ने। सूर्य शतक लिखा है मयूर ने। रत्नावली, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका हर्षवर्धन का पुस्तक है। कौन सा, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका किसका है, हर्षवर्धन का पुस्तक है। फिर से देखेंगे एक बार, जैसे बाणभट्ट के बारे में, तो बाणभट्ट कौन था, बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि है। बाणभट्ट ने कौन सा पुस्तक लिखा है, हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित और कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के लेखक भर्तृहरि। नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक के लेखक कौन, भर्तृहरि। और सूर्य शतक के लेखक मयूर। सूर्य शतक के लेखक कौन है, मयूर। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका के लेखक कौन है, हर्षवर्धन। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, तो हर्षवर्धन के दरबार में कौन रहता था, बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी है। भर्तृहरि भी दरबारी है और मयूर भी दरबारी है। इनका पुस्तक बताया है। मयूर का पुस्तक कौन सा, मयूर ने पुस्तक की रचना किया कौन, सूर्य शतक जो हर्षवर्धन के दरबारी थे। भर्तृहरि का नीति शतक, श्रृंगार शतक और भक्ति शतक तीनों भर्तृहरि का। और बाणभट्ट का कौन सा, नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शिका तीनों बाणभट्ट का। जबकि कालिदास, कालिदास किसके दरबार में, तो कालिदास गुप्त वंश के समय में था। कालिदास गुप्त वंश का शासक के समय में है। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया, ऐसा ही बात है। हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधन के साथ अपनाया था। गुप्त वंश के बाद उसी के अवशेष पे वर्धन वंश की स्थापना हुआ था। तो हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को ही कुछ संशोधन के साथ अपनाया और हर्षवर्धन ने कोई नया शासन प्रणाली शुरू नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सही सुमेलित है, तो अवंती। अवंती जो है हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। अवंती क्या है, तो हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री। सिंहनाद थे महासेनापति और कुंतल सेनापति। अश्व सेनापति को कुंतल। अवंती हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री, सिंहनाद महासेनापति और कुंतल सेनापति। कुंतल सेनापति। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है
परंतु ईमानदार होते हैं। कौन कहा था? ह्वेनसांग। ह्वेनसांग ने कहा है कि भारत के लोग जो है गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय क्या है? तो स्वच्छता प्रेमी है, ह्वेनसांग ने कहा। ह्वेनसांग ने कहा है भारतीय जो लोग हैं वह गर्म मिजाज के हैं, उन्हें गुस्सा जल्दी होता है, लेकिन वे क्या है? ईमानदार होते हैं, और भारतीय स्वच्छता प्रेमी है। अगला है अग्रहार। अग्रहार का क्या अर्थ है? तो अग्रहार कहा जाता है ब्राह्मण को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। ब्राह्मण को जो कर मुक्त मतलब बिना टैक्स के जो भूमि अनुदान में दिया जाता था, उन्हें अग्रहार कहा जाता था। ब्राह्मण को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि को क्या कहा गया? अग्रहार कहा गया। अग्रहार यानी ब्राह्मण को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान था। घंटी यंत्र या तुला यंत्र। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। खेत की सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? घंटी यंत्र या तुला यंत्र का। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था खेत की सिंचाई के लिए। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग किस लिए? तो खेत की सिंचाई के लिए। खेत की सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? घंटी यंत्र या तुला यंत्र का। अगला है दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति। एरीपति का मतलब होता था जलाशय की भूमि। जलाशय की भूमि इसका दक्षिण भारत में कहा गया है एरीपति। एरीपति मतलब जलाशय की भूमि। और हर्षवर्धन के समय में भू राजस्व कितना था? तो भू राजस्व था 1/6 से 1/10। हर्षवर्धन के समय भू राजस्व कितना लिया जाता था? 1/6 से 1/10। हर्षवर्धन के समय भूमि से जो टैक्स लिया जाता था भू राजस्व के रूप में, वह 1/6 से 1/10 के बीच। मौखरी। मौखरी शासक की राजधानी कहाँ था? मौखरी वंश के शासक का राजधानी कहाँ था? कन्नौज। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह किया था मौखरी शासक गृहवर्मा से। हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री का विवाह किससे किया? मौखरी वंश के शासक गृहवर्मा से। और मौखरी वंश के राजधानी कहाँ है? कन्नौज। सीयूकी नामक यात्रा विवरण किससे जुड़ा है? तो सीयूकी किसका यात्रा विवरण है? ह्वेनसांग का। ह्वेनसांग का यात्रा विवरण क्या है? सीयूकी। और एक पूछा जाता है फोक्यूकी। फोक्यूकी हो जाएगा किसका? फाहियान का। फाहियान का फोक्यूकी और सीयूकी ह्वेनसांग का। यात्रियों का पंडित, नीति का राजकुमार सब कहा जाता है ह्वेनसांग को। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था। तो आज का हमारा 55 क्वेश्चन इसमें था जो कंप्लीट होता है। बाकी अगला लेक्चर में हम लोग विविध प्राचीन भारत से जो भी विविध के क्वेश्चन है उसको डिस्कशन करेंगे।